welcome. We're on the campaign trail in Himachal Pradesh and my special guest today is the Union Information and Broadcasting Minister and the youth icon of the state of Himachal Pradesh, Anurag Thakur. Anurag Thakur ji, स्वागत है आपका जब भी मिट में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी और आपका भी देवभूमि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर में बहुत स्वागत है। मैं देख रहा था जैसे हम लोग यहाँ पे इस चुनावी सभा में आ रहे थे, हर बार युवाओं के बीच में खासतौर से और महिलाओं में आपका जो क्रेज है एक तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। काफी हद तक अपने आप को आपने एक यूथ आइकन के तौर पे यहाँ हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश किया। ये लोगों का प्यार है, 4 बार इलेक्शन लड़ना जीतना, ये बगैर जन समर्थन के नहीं हो पाता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ की मातृशक्ति हो, वो एक बेटे की तरह मानती है, बहनें भाई की तरह प्यार देती हैं। और युवा साथियों में जो जोश है वो बिल्कुल अलग इसलिए दिखता है कि उनको लगता है कि उनके बीच में से एक युवा कहीं ना कहीं संसद तक पहुंचा है। आप भाषण दे रहे थे ऊपर, मैं नीचे लोगों से बातचीत कर रहा था और उनमें से कई आए और बोले कि चीफ मिनिस्टर तो इन्हीं को होना चाहिए, इन्हीं को हम अपना नेता मानते हैं। देखो पीछे अभी भी सब लोग यही बोल रहे हैं। लोगों के अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने इरादे होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम ही करता है। और मुझे लगता है पद केवल अपनी सेवाएं देने के लिए होता है। आप किसी भी पद पे रहेंगे, जहां मैं दिल्ली में मोदी जी की सरकार में काम करता हूं, जो अवसर उन्होंने दिए हैं वो छोटा अवसर नहीं है जी। इस कैंपेन के दौरान मैं देख रहा था आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप काफी इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए। ये तब हुआ जब ये अनाउंस हुआ कि आपके पिता को टिकट नहीं दी जाएगी उनकी उम्र के चलते, और आप उनके इलाके में थे। वहां पे महिलाएं भी रो रही थी और मैंने अभी आपको कभी इससे पहले रोते हुए देखा नहीं मैंने आपको। नहीं, वो टिकट काटने या लड़ने पे नहीं था। 2017 में जब चुनाव ठीक नहीं रहा, उसके बाद 5 साल कार्यकर्ताओं ने उस विधानसभा क्षेत्र में दिन रात एक करके मेहनत की, उस विधानसभा क्षेत्र को खड़ा किया। जब मैं उन कार्यकर्ताओं के बीच में वापस गया तो वो बहुत इमोशनल थे। हालांकि धूमल जी ने कई महीने पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो टिकट कटना ना देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। धूमल जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने भी आयु सीमा तय कर रखी है। पर क्या इस वक्त घर में परिवार में थोड़ा मलाल है इस बात का कि धूमल जी को जो मिलना चाहिए था एक तरीके से नहीं मिला? क्योंकि इस बार भी रहे जैसे उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर सिटिंग हार गए पर फिर उनको बना दिया गया, लोकप्रियता भी उनकी थी, जमीन पे भी उनकी प्रेजेंस थी, लेकिन एक तरीके से उनको डिनाई किया गया। एक नेता और एक कार्यकर्ता के रूप में प्रेम कुमार धूमल जी ने जो उदाहरण पेश किया है वो बेमिसाल है। और आज भी अगर आप उनकी लोकप्रियता देखेंगे तो पूरे प्रदेश भर में उतनी ही है, उससे ज्यादा ही है। तो ये आवश्यक नहीं होता कि जैसे मैंने पहले कहा, आप किस पद पे हैं या आपको टिकट मिल रही है, आप लोगों के दिलों पर राज करते हो बहुत महत्व रखता है। मुझे तो लगता है कि आपका दिल दिल्ली से ज्यादा हिमाचल में ज्यादा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं, मतलब यहाँ के लोगों का बॉडी लैंग्वेज, आपका यहाँ पे हाव भाव देख के लगता है कि अपने ही राज्य में बैटिंग करने का मौका मिले तो आपको ज्यादा मजा आएगा। देखिए, अपने ही राज्य में जीतकर तब जाके देश की संसद में मैं हिमाचल की आवाज बन पाता हूँ। और ये इन सबका ही प्यार है, इनके ही मेहनत है, जिसके कारण 4 बार सांसद बनना, लोकसभा का सांसद बनना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा लीड के साथ जिताया है। ये अपने आप में दिखाता है कि लोग प्यार भी करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, क्रिकेट आपका पहला प्यार है या पॉलिटिक्स? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। क्रिकेट ही पहला प्यार है, क्योंकि क्रिकेट के माध्यम से ही राजनीति में आया। राजनीति में आने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन क्रिकेट में जो करके दिखाया उसके कारण शायद अवसर मिला। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम हो, कि बिलासपुर में आप अभी हैं, या फिर बाकी जो खेल मैदान है। क्योंकि जो लोग आपके साथ खेलते थे आपके टाइम पे वो कहते हैं काफी सीरियस क्रिकेटर थे आप। तब भी था और अब भी हूँ। अभी भी? अच्छा, हाँ, वो मैंने देखा है। कभी कभी खेलने का मौका मिलता नहीं, साल में एक बार मिलता है, लेकिन तब बहुत सीरियस था, क्योंकि अंडर-19, अंडर-16 का मैं कैप्टन भी था, पंजाब का, नॉर्थ जोन का ऑल इंडिया चैंपियन रहे, रणजी ट्रॉफी से लेके यूनिवर्सिटीज के सभी चैंपियन ही थे। तो सीरियसनेस थी। तो एक ग्रुप आता है जो अच्छा करता है और अच्छा आगे लेके जाता है। कभी आप सपने सोच रहे थे इंडिया के लिए खेलने के? बिल्कुल बिल्कुल। तो मलाल है कि वो, मतलब आप स्टेट तक खेल पाए, आगे नहीं जा पाए? बहुत कम उम्र में छोड़ना पड़ा राहुल जी, 20 साल की उम्र में छोड़ दिया था खेल। क्यों छोड़ा आपने? परिस्थितियां ऐसी थी कि छोड़ना पड़ा। इज दैट योर बिगेस्ट रिग्रेट? नहीं, ऐसा नहीं, शायद डेस्टिनी के आगे कुछ नहीं चलता। वो छोड़ के मैंने कामकाज शुरू किया परिवार के बड़े बेटे होने के नाते, और वहीं से जब सोचा नहीं था तो हिमाचल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना। तब भी लगता था क्रिकेट और शायद बाकी कामकाज तक ही सीमित रहने वाला हूं, लेकिन वहीं से राजनीति का रास्ता खुला।
तो जिंदगी आपको कहाँ ले जाएगी कब पता नहीं चलता, लेकिन जहां पर भी आप जाओ अपना 100% देना चाहिए दिल से, चाहे वो राजनीति है या आपके बाकी कुछ भी है। किसी भी फील्ड में आप हो तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, आपने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं तभी खत्म करूंगा जब एक बार लग जाए छक्का। हाँ, इतनी देर के बाद खेलना और शॉट मारना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत कंपेरेटिव स्पिरिट है आप में। मैच में और चुनाव में ज्यादा अंतर नहीं है। क्या सिमिलैरिटी और क्या फर्क है मैच और चुनाव में? पिच कैसी है? हाँ, चुनाव की या क्रिकेट की, दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। ये पिच धीमी है या बॉल उठती नहीं है तो भी आपके स्ट्रोक नहीं लगते, और चुनाव में भी मुद्दे कैसे हैं, माहौल कैसा है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। आपको देखने को मिलता है आजकल क्रिकेट? आप देख पाए थे इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था? नहीं, मैं बहुत कम देख पाता हूँ, और ये मैच तो बहुत बड़ा मिस हो गया एक तरह से। रिप्ले भी नहीं देख पाया, लेकिन जब मौका मिलेगा जरूर देखूंगा। लेकिन कहते हैं बहुत शानदार मैच खेला है, और हर कुछ जो लास्ट बॉल पे संभव हो सकता था वो हुआ है। आपको लगता है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स में एक कॉमनैलिटी ये भी है कि हर आदमी नेता को और क्रिकेटर को ज्ञान देता है? हर को लगता है कि इनसे बेटर तो मैं ही कर सकता हूँ। अच्छा है, क्योंकि दोनों बहुत लोकप्रिय है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जहां लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, भागीदारी होती है, तो उसके कारण बहुत फर्क पड़ता है। उतने ही सुझाव आएंगे, उतने ही आप चुनौती भरा सफर होता है, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे राजनीति का हो। आप कभी चाहोगे फुल टाइम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में वापस जाना? मुझे लगता है उससे बड़ा दायित्व आज के समय है, जहां बाकी खेलों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे बहुत लंबे समय से एक मांग भी थी कि बाकी खेलों के लिए किया जाए, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से टॉप स्कीम हो, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया या बाकी योजनाओं को लेकर आए, उससे खेलों का आधारभूत ढांचा भी बढ़ा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा। बजट 860 करोड़ से बढ़कर 2300 करोड़ पे से ज्यादा कर दिया गया। तो अभी आपने क्या टारगेट रखा है अगले ओलंपिक्स के लिए? देखिए, हमारा है कि पिछली बार अगर 7 मेडल जीते थे, डबल डिजिट तो कम से कम हो, लेकिन बहुत सारे गेम्स को और इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप लिमिटेड गेम्स में मेडल लाते हो। जैसे अगर आप देखोगे ट्रैक एंड फील्ड में या ओवरऑल एथलेटिक्स में देखा जाए तो 121 साल के बाद हमें मेडल मिला, वो भी नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में दिलाया। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उस तरह का एक्सपोजर, उस तरह की ट्रेनिंग और साइंटिफिक ट्रेनिंग ये बहुत आवश्यक होगी। हम लोग अभी बिलासपुर की गोविंद सागर झील में हैं और इस बार के हिमाचल इलेक्शंस में और गुजरात में भी एक फर्क पिछले इलेक्शन से ये है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी है, खासतौर से गुजरात में और कुछ हद तक हिमाचल में। उनको लग रहा है कि ये विपक्षीय नहीं त्रिपक्षीय लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में था, सह प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी। वहां पे ये लोग कहते थे हम इतिहास रचेंगे, सभी 60 सीटों पे जमानत जब्त कराने का आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा। जहां तक पंजाब की बात है, वहां एंटी इनकम्बेंसी भी थी पंजाब में, और बहुत सारे और इश्यू जो आपके ध्यान में है उस समय रहे, उसका भी एडवांटेज उनको मिला है। लेकिन पंजाब में सरकार बनाने के बाद जितनी तेजी से इनका ग्राफ गिरा वो आप सबके सामने है। 70 हत्याएं मात्र 3.5 महीने में हुई, गैंग वॉर शुरू हो गई, वहां कानून व्यवस्था चरमरा गई है पंजाब में, और आम आदमी पार्टी झूठ का पुलिंदा और अराजकता का एक प्रतीक चिन्ह बन के रह गई। पर मुझे एक चीज बताइए अनुराग जी, अगर आम आदमी पार्टी इतना बड़ा नॉन इशू है तो बीजेपी आए दिन सुबह से लेकर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके AK-47 ला के दबाई हुई है उनके ऊपर। अगर नॉन फैक्टर तो इग्नोर कर दीजिए उनको। देखिए, जो इतना झूठ बोलते हैं और प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं, जिनका नेता खड़ा होकर हिंदू धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में उल्टे सीधे बयान दे, और ये राम मंदिर के बारे में जो अरविंद केजरीवाल जी के अपने बयान आप पुराने निकालोगे, साफ इनका चेहरा नजर आता है। दोहरी राजनीति करते हैं, बयान क्या देते हैं, बाद में वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये बड़े बड़े बातें करते थे शिक्षा पे, बाकी शराब में घोटाले में इतनी गहराई में फंसे हुए हैं। मुख्य आरोपी कौन है? अरविंद केजरीवाल जी नहीं, सिसोदिया है, लेकिन किंग पिन कौन है? अरविंद केजरीवाल है। किसी भी फाइल पे आज तक साइन नहीं किए, लेकिन इनके कभी स्वास्थ्य मंत्री जेल में, कभी शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में। उनको तो लग रहा है कि चूंकि उनका ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस का गिर रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में वो खतरा बन सकती है, इसलिए आप उनको कुचलने में लग गए। हम कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल का सामना करके 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार बनाई। हमें इनका नहीं, लोकतंत्र में कोई भी आए, लेकिन ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं।
ये अर्बन नेक्सलिस्ट है, ये झूठ बोलकर बार बार यू टर्न मारने वाले लोग हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने अराजकता की पहचान है। नहीं, पर ये ऐसे आइडिया देते ना, फिर बीजेपी सोचती है कि हम इसमें क्या बोले। जैसे उन्होंने कहा कि जो करेंसी नोट है एक तरफ गांधी जी रखो, दूसरी तरफ गणेश जी या लक्ष्मी जी रख लो। इनका चेहरा आपने देखा ना जी, राम मंदिर पे इनका क्या कहना था। आज भी दिल्ली में आप देखें 18,000 रुपया साल का किसको मिलता है? मौलवियों को मिलता है, क्या गुरुद्वारे के ग्रंथियों को मिलता है, मंदिर के पंडितों को मिलता है? नहीं मिलता। ये अरविंद केजरीवाल का दोहरा चेहरा है, दिखाने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है। जो जो इनकी पार्टी से निकल के गए, आप किसी से बात कीजिए, अगर झूठ का पुलिंदा कोई है तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी। सर, दिल्ली में तो ये हवा फैलाने की कोशिश हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन बड़ा इजी है, कांग्रेस सो रही है, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन हिमाचल में जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि ज्यादा क्लोज और ज्यादा एक्साइटिंग इलेक्शन है। कांग्रेस छोड़ो ये बीच यात्रा चल रही है। कांग्रेस छोड़ो यात्रा, कांग्रेस के 4 वर्किंग प्रेसिडेंट हिमाचल में हैं, 2 छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। इनके कई सिटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके कांग्रेस पार्टी के, और इसके अलावा कई पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। लोग कांग्रेस की नीतियों में विश्वास नहीं करते और कांग्रेस आज एक भ्रष्ट राजनीतिक दल के रूप में जानी जाती है। और 2019 के बाद 2022 तक जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल तक नहीं चुन पाई, तो आप कल्पना कर सकते हैं देश भर की राजनीति में क्या हालत हो। पर ये भी तो फैक्ट है कि मैं देख रहा था कि 14 कम से कम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि बीजेपी के बागी हैं। तो ये प्रॉब्लम कोई सिर्फ कांग्रेस की थोड़ी है, छोटा स्टेट है, कंस्टिट्यूंसी छोटी है, पॉपुलेशन साइज कम है, ऐसे ही आपके पार्टी के सब बागी रहे, वो भी तो रूठे हुए हैं, आप मना ही नहीं पा रहे अब तक उनको। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट के दावेदार थे, निश्चित तौर पर वो एक बागी के रूप में या इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े भी हुए। बहुत सारे लोग मान भी गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के जो काम है डबल इंजन की सरकार के, उसका लाभ भी हमें हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। ईमानदार सरकार हमने हिमाचल प्रदेश में दी है, उपलब्धियां भरी दी है। जयराम जी ने शानदार काम यहाँ पे किया है। नहीं, पर कुछ हद तक हमने ऐसा उत्तराखंड में भी देखा, गोवा में भी देखा कि छोटे राज्यों में बीजेपी की सरकार ज्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रही। उत्तराखंड में बार बार सीएम आपने बदला, यहाँ पे आपने गोवा में बार बार सीएम बदला, हिमाचल में आपने क्यों नहीं बदला? हिमाचल प्रदेश में अच्छा काम किया तो सीएम बदलने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, पर बहुत कुछ ज्यादा क्रांतिकारी काम भी नहीं किया, मतलब बड़ा ही एवरेज टाइप का काम किया। कोई खास ऐसी अच्छी परसेप्शन या अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ बनी हो या लोग बहुत खुश हो। मतलब जीतोगे तो आपको मोदी जी किनारे पहुंचा देंगे तभी जीतोगे आप। नहीं, मोदी जी का तो बहुत बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश में मिलता है, लेकिन जयराम जी की सरकार ने, अगर आप कोविड के टाइम पे भी देखेंगे, चाहे हमारे कोविड वैक्सीनेशन की बात थी, हिमाचल प्रदेश नंबर 1 आया। आप अभी देखिए जिस जिला में आप बिलासपुर में खड़े हैं, एम्स इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना है, मेडिकल कॉलेज से लेके अस्पताल बने हैं, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, IIIT, IIM हो, IIT हो, ये सब 5 सालों में बने जी। और ये काम ही है। और इसके अलावा जो सड़कों का बनाया है, वो कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सड़कें बनाने का काम किया है। नहीं, पर 37 साल से ये भी तो स्टेट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि एक सरकार आती है दूसरी जाती है, एक आती है दूसरी जाती है। यहाँ के तो डिफॉल्ट वेन में ही ऐसा ही, मतलब यही उनका ट्रैक रिकॉर्ड। नहीं, ये होता होगा पहले, लेकिन अब नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शानदार काम किया है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमने काम किया है, काम करेंगे और फिर एक बार जनता के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बना के चहुमुखी विकास करेंगे। जब डबल इंजन सरकार की बात होती है तो बीजेपी उदाहरण देती है बिलासपुर के इस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स की। इसे मानना पड़ेगा, बनाया तो आपने काफी अच्छा है। मोदी जी का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश पर है। और जब आप डबल इंजन की बात करते हो तो मैं इतना जरूर कहूंगा, डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी, और पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी लोग बहुत दिल के सच्चे और पक्के होते हैं। ये एम्स जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, IIM हो, IIT हो, IIIT हो, ये सब मोदी जी की देन है हिमाचल के लिए। नहीं, पर जब भाषण चल रहे होते हैं, आप गांव में निकल के लोगों से बातचीत करो तो वो मोदी जी का जलवा तो मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ। इस तरह के कुछ आपके शोकेस प्रोजेक्ट्स है, आपने एम्स बनाया, IIM बनाया, लेकिन जो जमीन पे उनको दिखना चाहिए विकास, जो वोटर के दिल को जो विकास चाहिए, वो कहता है उतना नहीं आया, उतनी फीलिंग नहीं आई उसको। नहीं, ऐसा नहीं है राहुल जी। अगर आप देखिए 4 लेन हाईवे, रेलवे ट्रैक्स बनाना और साथ साथ में मेडिकल की सुविधाएं देना, एक नहीं 6 मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसा अस्पताल, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र, IIM, IIT, IIIT, ये विकास की रफ्तार है
फिर भाजपा सरकार है और ये विकास की रफ्तार और तेज होती है डबल इंजन की सरकार के साथ। अगर आपकी सरकार को एक बार फिर से यहाँ पे आने का मौका मिलता है, अगले 5 साल के लिए आपका क्या प्लान है, क्या विजन है, क्या आप ऐसा कर पाएंगे जो इस दफा आप नहीं कर पाए? मैं धन्यवादी हूँ, आपने सवाल पूछा। हाँ। जब मैं आज से 7 साल पहले अपने आप को एक एमपी के रूप में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या था। ये तो आप ही ने बनवाया है। एम्स सब मोदी जी का आशीर्वाद है, सब डबल इंजन की सरकार के कारण है, भाजपा के कारण है। लेकिन प्रोजेक्ट्स के हिसाब से अगले 5 साल में क्या ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाह रहे थे नहीं कर पाए, या और ऐसी चीजें जो इसके अलावा आप करना चाहते हैं? आपने अच्छा कहा, ये देवभूमि भी है, वीर भूमि भी है, अब इसको खेल भूमि बनाने का काम भी करेंगे। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर्स हों, खेल के मैदान हों, क्योंकि पहाड़ी लोग फिजिकल फिट भी बहुत होते हैं और अपनी प्रतिभा के साथ कर भी सकते हैं और देश भर के लिए एक बड़ा केंद्र बन सकता है। तो खेल भूमि भी बने, उसके लिए क्या चाहिए? पर्यटन के केंद्र, मान लीजिए एम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये केवल हिमाचल के लिए, देश और दुनिया के लिए है। मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावना है। गोविंद सागर झील पर एडवेंचर टूरिज्म की बहुत संभावना है। आप रोइंग, कयाकिंग, कैनोइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉल डैम में एनटीपीसी ने, हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनटीपीसी ने मिलकर वहां पर रोइंग, कयाकिंग, कैनोइंग, ये सब के भी हमने सेंटर खोला है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पे भविष्य के सितारे बन के होंगे। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर पर एथलीट से साथ साथ हम बाकी खेलों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो अनुराग जी, एक तरफ बीजेपी बात करती है कांग्रेस मुक्त भारत की, यहाँ शिमला में तो आपने कांग्रेस का ही ऑफिस को बीजेपी का ऑफिस बना दिया। देखिए, जब 4 वर्किंग प्रेसिडेंट में से 2 वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के यहाँ पर आ जाए तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा में ये दफ्तर भी छोड़ कर गए, उनको पता है कौन आने वाला है। पर ये तो मैंने पहली बार सुना कि कांग्रेस का ऑफिस हुआ करता था, अब आपने बीजेपी का ऑफिस बना दिया। चुनाव में, हाँ? चुनाव में ऐसा ही होता है। कभी किसी जमाने में शिमला की सीट कांग्रेस की होती थी, लेकिन वर्षों से अब ये भारतीय जनता पार्टी के है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और शिमला की जनता ने जो विकास देखा है, स्मार्ट सिटी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत बड़ा योगदान शिमला के लिए है। यहाँ की सड़कें कैसे चौड़ी हुई, रास्ते कैसे बने, इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे हुए और खूबसूरती जो शिमला की बड़ी है, एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट बड़ा यहाँ पर आया है। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट आ रहे हैं यहाँ बीजेपी में, जो कि हो भी रहा है और बाकी लोग भी आ रहे हैं, पर उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है कि ये बाहर वालों को ले आते हैं फिर हमारे सर पे बैठा देते हैं, हम क्यों इनको टॉलरेट करें? जो बाहर से आता है हमारी विचारधारा को भी जानने का अवसर मिलता है, हमारे कामकाज को देखता है और उसको विश्वास होता है कि जब हमने 8 साल पहले कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, सुशासन युक्त सरकार देंगे, और सुशासन युक्त सरकार हमने 8 वर्षों में दी। 10वें नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था थी, हमने 5वें नंबर पर पहुंचाई है। 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान दिए, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए, और तो और हर गांव हर घर को बिजली दी, 11 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए, हर घर को नल से जल देने का काम किया, बैंक खाता भी खुलाया और 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में दिया। हिमाचल प्रदेश में तो बिजली का बिल माफ 125 यूनिट तक और पानी का बिल भी माफ गांव में किया है। वहीं पर 60 साल वालों को पेंशन देने का भी काम किया। वही तो केजरीवाल भी कर रहा है, बिजली और पानी मुफ्त वो करता है तो आप बोलते हो कि रेवड़ी बांटता है। आप करो तो मतलब एकदम रेवड़ी नहीं है, वो आइसक्रीम है। देखिए, 5 लाख रुपए का जो इलाज करवाने की बात है, क्या गरीब अपनी जमीन बेचकर अपना इलाज करवाए? ये तो उसका हक है जो हम देने का काम कर रहे हैं। और हिमाचल उन राज्यों में से एक है जहां पर पनबिजली परियोजनाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है और हम वहां पर अपने लोगों को लाभ दे रहे हैं। हम किसी के घाटे में चला के नहीं कर रहे, हम तो सरप्लस स्टेट हैं। हम लोग शिमला के मॉल रोड पे हैं, शाम की सर्द हवा का मजा ले रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ हैं। यहाँ पे जिस तरीके से ये शहर ग्रो कर रहा है, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे मॉल रोड पे चल पाना या शिमला में रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि यहाँ पर भी जितनी हाउसिंग है उतने ही रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसको डीकंजेस्ट कहीं ना कहीं करने की आवश्यकता है। उसके लिए जो भी कदम उठाए जाए
तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी, क्या विजन है शिमला को डिकंजेस्ट? देखिए, एक तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधाएं बहुत की गई हैं। इसको जो हम केबल कार कहते हैं उसके जोड़ने का हमने प्रोजेक्ट भी पास करवाया, जिससे गाड़ियां अंदर नहीं आएंगी, बसें आपकी बहुत कम चल पाएंगी और आप केबल कार में बैठ के यहाँ पे कई एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक पहुंच पाएंगे। उससे प्रदूषण भी कम होगा, पर्यटक के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा और स्थानीय लोगों को भी बसों का और टैक्सीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपनी गाड़ियां भी जब नहीं चलाएंगे तो डीकंजेशन होगा। एक तो ये। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे दफ्तर ऐसे हैं जो शायद आज जैसे हर किसी को यहाँ पे होने की आवश्यकता नहीं हो सकती। हो सकता है कि किसी एक कोई विभाग ऐसा हो जिसको वहां से कहीं बाहर ले जाने का काम किया जाए, लेकिन वो बड़ी डिटेल में स्टडी करने की आवश्यकता है। इसको पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा आकर्षण का केंद्र और कैसे बनाएं। हम लोग इस वक्त शिमला के मशहूर स्कैंडल पॉइंट पे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे स्कैंडलस चीज क्या की? आपको इंटरव्यू देना। अरे इसमें क्या स्कैंडल है बताइए, ये तो जबरदस्ती का स्कैंडल है, सच बताइए। आपसे क्रिकेट मैच खेलना। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूं लोगों को कि सर को आउट करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए नहीं आउट ही होते, इसलिए कि मानते नहीं है कि मैं आउट हुआ। और उस टाइम पे तो बीसीसीआई के चीफ से तो बिल्कुल भी हुआ। तो आपके साथ मैच खेलना, आपको इंटरव्यू देना है, कम स्कैंडल है क्या? पता नहीं इसमें से कौन सी बड़ी खबर बन जाएगी, कल की हेडलाइन बन जाएगी। Anurag Thakur ji, you took out time to join us on the campaign trail during a busy campaign period. We thank you for that and wish you all the best. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you.